गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैट्रिक का रिजल्ट तो आया हुआ। मैट्रिक का रिजल्ट काफ़ी पहले आ चुके हैं, लगभग 3 महीने हो गए। और जो मैट्रिक से आगे की जो पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी जो मैथ लेके पढ़ रहे हैं या फिर जो साइंस लेके पढ़ाई करना चाहते थे, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, मैं एक जो है अपना व्यू देता हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो किया है, मैं देखता हूँ अधिकतर जो क्लासेस होती है, शहर के जो स्टूडेंट होते हैं वो मैट्रिक के एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होते हैं, वो ये 10 दिन 15 दिन इसकी रिलैक्स करते हैं, और फिर उनका जो प्लान रहता है ना कि हमको ये चीज़ करना है, उससे रिलेटेड क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो शहर में अधिकतर क्लासेस जो है बहुत पहले स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी मान के चलिए कि रिजल्ट आने के लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मेरे इस तरह से गांव देहात में या फिर बहुत सारे सुदूर दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। उनको ये ध्यान में या उनके गार्जियन को उनको ये नहीं रहता है कि उनको करना क्या होता है। वो लोग रिजल्ट आता है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको करना क्या है। इस समय में काफ़ी समय निकल जाता है, उनका काफ़ी जो है समय जो है बेकार हो जाता है। और फिर इस समय जब डिसाइड करते हैं कि हमको ये जो चीज़ लेके पढ़ना है, जैसे कि अगर साइंस लेके पढ़ना है तो हमको ये सब का क्लासेस करना होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस करना होगा स्कूल के अलावे। तो उसमें क्या होता है कि जब वो जाते हैं क्लास करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग क्लास में, तो वहाँ होता प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअली बैचेस तो बहुत पहले स्टार्ट हो गए हैं, उनको किसी स्टार्ट 1 1.5 महीने स्टार्ट किया हुआ बैच के अंदर उनको बैठना पड़ता है, और तो उन्हें समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी हाल फिलहाल जो है क्लासेस शुरू करना चाह चाह क्लासेस शुरू किया और उनको बीच में बैठना पड़ रहा है, तो उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम उन्हीं सबों के लिए एक जो है वीडियो का सीरीज लेके आए हैं। तो ये जो है मैथमेटिक्स आईएससी इंटर 11th के मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट के लिए हम एक जो है वीडियो लेके आ रहे हैं, वीडियो की सीरीज, जिसमें हम शुरू से जो है उनके सिलेबस को कवर करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप एक कमेंट भी दे दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या आपके लिए ये यूज़फुल है, क्या इसमें और किसी तरह की सुधार हो सकती है, और किस तरह के आपको चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट ज़रूर डालिएगा। हम उसको अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आगे एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो है हम आपको मैथमेटिक्स 11th के मैथमेटिक्स का सेट से रिलेटेड जो चैप्टर है, उससे संबंधित जो भी आपको थ्योरीज है या फिर प्रॉब्लम है, उसको आज से इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सेट पढ़ने के लिए, सेट थ्योरी पढ़ने के लिए, समुच्च के सिद्धांत को पढ़ने के लिए आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट होगा नंबर सिस्टम के, कि आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सेट को ढंग से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जो है नंबर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, और फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे कि सेट जो है होते क्या है, सेट का डेफिनेशन वगैरह, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आपको हम जो है नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में क्या है, नंबर सिस्टम आप सभी पहले ये, आप सभी जो है, आप सभी को हमको मालूम है कि ये सभी जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होता क्या है कि वो उनके दिमाग से उतर जाते हैं कि ये कौन सी संख्या है, तो हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो है यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, इसका नोटेशन n होता है। वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और ये चलते रहते हैं, इसका अंत होता नहीं है, लेकिन 1 से शुरू होता है। वैसे संख्या जो 1 से शुरू होते हैं उसको हम लोग प्राकृत संख्या होता है। ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है अनंत तक। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 2 3 4 धनात्मक आगे बढ़ते जाता है कंटिन्यूअसली इंफिनिटी तक। तो वैसे संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, इसको W से दिखाया जाता है।
पूर्णांक संख्या वैसे संख्या जो आपका ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और साथ में ही आपका जो है जीरो भी होते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक में ये आपको आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक डॉट 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 आपको आगे बढ़ जाएंगे और धनात्मक में भी ये आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या में जो डेसिमल नंबर होते हैं यानी दशमलव वाले नंबर होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान में रख के इसको आप एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा इन संख्याओं का, बाद में कभी जरूरत पड़े तो वहाँ से ताकि आप देख सको। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये मेरा एक स्टूडेंट का नोट्स है, उन्होंने उतने अच्छे ढंग से तो नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन मुझे जो है उतना समय नहीं मिलता है कि हम नोट्स बना करके आपको जो है यहाँ पर या टाइपिंग करके, मेरे पास वैसी व्यवस्थाएं भी है कि हम टाइपिंग करके ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन उतने समय नहीं है मेरे पास, तो इसलिए हम जो है उसके नोट्स को स्कैन करके जो है आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं। तो परिमेय संख्या इन्होंने पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ है, हम आपको बताते हैं, उससे आप जो है लिख लीजिएगा। वैसे संख्या जो P/Q के रूप में होते हैं, जहाँ पर P और Q आपका पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि Q आप जीरो नहीं लेंगे, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग जो है परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे इसने उदाहरण लिया हुआ है 2/3, 3/2, माइनस में भी ले सकते हैं, -2/3, -3/2, 7/5, डॉट 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 इत्यादि। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो भी आपका परिमेय संख्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। तो ये जो परिमेय संख्या यहाँ लिखा हुआ है आपको, इनके जगह कोई भी पूर्णांक लिख देंगे। जैसे आपको बोला जाएगा कि 3 बताइए, 3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे कि 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे सदैव 1 होते ही हैं, यानी आप उसे 3/1 के लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में वो आ सकता है। तो इसलिए उसको जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो आपका परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या, तो वैसे संख्या एक्चुअली जो है मेरा ये डिजिटल बोर्ड का एक जो है केबल होता है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, या मेरे कंप्यूटर में सेट नहीं हो रहा है लैपटॉप में, तो जिसके कारण जो है हम यहाँ से ये नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो हमको जो है लैपटॉप सामने लेके उससे यहाँ से ये करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो अब ये आगे पीछे होता है। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 एंड पाई वगैरह जो होती है ये अपरिमेय संख्या होती है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसे संख्या जो एक और केवल स्वयं से विभाजित होती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, ये 11, 13, 17, ये जो है आपका अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग P से दिखाते हैं, कैपिटल P से। सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या जो होता है वैसे संख्या जो है 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। हम ये जानते हो आप, बस हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। सम संख्या, फिर विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब आती है वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिए, आप जितने भी प्रकार के संख्या पढ़ते हो उन सभी को कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए, आप पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते हो, तो यही चीज़ जो है गलती करा देता है आपको। वास्तविक संख्या हम लोग वैसे संख्या को कहते हैं जो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, जीरो भी होता है, ये सारे जो है हमारा वास्तविक संख्या होता है। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या में दशमलव वाले संख्या भी होते हैं, जबकि पूर्णांक संख्या में दशमलव वाले संख्या नहीं होते हैं। दशमलव कहने का मतलब, जैसे कि पूर्णांक संख्या की बात करें हम लोग, तो पूर्णांक संख्या में जो है आपका दशमलव वाले संख्या नहीं होता है, यानी जैसे कि 3.1, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये हमारा वास्तविक संख्या है। तो दशमलव वाले संख्या भी वास्तविक संख्या में आपको आते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर से ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने में ये सभी जो है आपको काम आएंगे। तो अभी जो है हम लोग शुरू करेंगे
ये तो आपको जो हो गया सेट थ्योरी से पहले ये सब चीज़ें जाननी थी। अच्छा, एक बात और बताते हैं, आप जो है वीडियो को पॉज करके ये सभी को अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग अभी जो है शुरू कर देते हैं। आपको एक चैप्टर है आपके 11th का पहला एक्सरसाइज, पहला जो चैप्टर है जिसको हम लोग सेट थ्योरी कहते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये जो मेरा एक स्टूडेंट का नोट्स है, वो स्टूडेंट अभी जो है पॉलिटेक्निक कर रहा है और वो 6ठा सेमेस्टर में है, धनबाद में है वो। धनबाद पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहा है, और शायद उसका हमको याद नहीं है कौन सी वो ट्रेड है उसका। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था वो, उनका नोट्स है मेरे पास। तो उन्होंने जो है हमको दिया था, तो रखा हुआ था, तो देख लिए कि है, तो फिर इसी से आपको हम जो है पढ़ा दे रहे हैं। अभी हम जो है शुरू करेंगे आपको सेट थ्योरी एक्सरसाइज, जो है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी शुरू करने से पहले जैसे हम आपको बता रहे थे कि सेट थ्योरी से पहले आपको जो है नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ा दिए, इसको नोट्स जो है आप बना लीजिएगा ताकि आपके पास रहे। तो सेट थ्योरी शुरू करेंगे। सेट थ्योरी शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है इसमें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग जो है वस्तु किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसको हम लोग वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो वस्तु क्या होती है, जो भी चीज़ें, हालांकि ये आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है, इनको हमने बताया था, इस तरह से पढ़ाया था, तो उसने अपना हिसाब से उसको लिख के रखा है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसको हम लोग जो है वस्तु कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक दिख रहा होगा, इसमें देखिए इन्होंने लिखा है सुपरिभाषित संग्रह। पहले समझ लीजिए संग्रह क्या होता है। नहीं, बहुत कुछ चीज़ों को एक जगह हम लोग इकट्ठा कर ले तो उसको हम लोग संग्रह करते हैं। लेकिन गणित में क्या संग्रह करें? अरे गणित में हम लोग नंबर का संग्रह कर सकते हैं, संख्याओं का, है ना, आपको अक्षरों का वगैरह वगैरह का संग्रह कर सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं, उसी को हम लोग संग्रह करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है। सुपरिभाषित संग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखिए, बहुत सारे वस्तुओं का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन हम लोग किसको कहेंगे? अगर आप कोई भी कलेक्शन किए और कोई भी कह दे कि ये जो है फलना कलेक्शन का, उस कलेक्शन का हिस्सा है, या उस कलेक्शन में से ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति विशेष में व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता आ जाएगी किसी भी कलेक्शन को लेकर के, तो उसको वेल डिफाइंड जो है या सुपरिभाषित कलेक्शन नहीं कहा जाता, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ था, वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कहा जाता है यदि, यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, स्कैन नहीं हुआ है, यदि वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कहा जाता है यदि, ठीक है, यदि स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि वस्तु दिए गए संग्रह का सदस्य है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लगता है स्कैन करने में कुछ जो है चीज़ें इसमें स्कैन ओवरलैप कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, व्यक्ति वस्तु के विचार में भिन्नता होती है। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसे संग्रह जिसमें व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता हो जाती है, तो वैसे संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वराक्षरों का संग्रह बनाइए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वराक्षरों का संग्रह बनाइए, ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे संग्रह? अंग्रेजी कहाँ से था, यहाँ से गया, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। देखिए, हमने एक संग्रह किया, किसका किया? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। अब ये जो संग्रह है, क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है? तो देखते हैं सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं।
तो इसमें स्वर अक्षर में क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें आपका आ जाएगा ए, ई, आई, ओ और ई। अच्छा बताइए, ये जो आपने लिखा संग्रह किया, मैथमेटिक्स में संग्रह लिखना को ही संग्रह एक तरह से मान सकते हैं आप। इनका जो संग्रह किया आपने किया है, ये संग्रह अगर किसी और व्यक्ति को कहा जाए कि आप स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह करिए, तो क्या इसके अलावा उसने और कोई लिख सकता है? हाँ देखिए, आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसमें कोई भिन्नता नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप अगर इन वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, तो अमेरिका में बैठा हुआ भी एक आदमी इन्हीं का जो है इन्हीं अक्षरों का संग्रह करेगा। अगर उनसे कहा जाए कि ये स्वर अक्षरों का संग्रह है, संग्रह करना है, तो इसमें इस तरह के संग्रह में व्यक्ति विशेष में कोई भिन्नता नहीं होती है। आगे आते हैं, एक बात और समझा देते हैं आपको। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसे संग्रह आपसे कहा जाएगा कि भारत के पांच अच्छे खिलाड़ियों, क्रिकेट खिलाड़ी या खिलाड़ी ही ले लेते हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में से हो, खिलाड़ियों का संग्रह, अच्छे खिलाड़ियों का। हम नहीं करें कि ये फलना चीज़ से, क्रिकेट हो सकते हैं, फुटबॉल किसी भी का हो सकता है, 5 अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह आपको या नाम बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है कि आप जिन जिन 5 खिलाड़ियों का नाम बताए, आपके दोस्त के जो संग्रह है उसमें वो नाम ना हो। तो इसमें क्या होती है, इस तरह के जब आपको संग्रह करने कहा जाता है, तो इसमें व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता आ जाती है। तो ऐसे संग्रह को जो है सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहा जाता। क्लियर? सुपरिभाषित संग्रह जिसमें व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता नहीं होती है, और अगर भिन्नता होती है तो उसको हम लोग सुपरिभाषित संग्रह नहीं। ठीक है, तो ये होती है सुपरिभाषित संग्रह। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो फिर आप सेट जो है समुच्च है उसको समझ सकते हैं, समुच्च को समझ सकते हैं। आइए हम आप जो है समुच्च की परिभाषा को आपको बताते हैं। देखिए आपके बोर्ड में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि समुच्च यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो बहुत छोटा परिभाषा होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को जो है समुच्च कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहा जाता है। समुच्च का नामकरण यानी नाम जो है हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से देते हैं, कैपिटल लेटर से उसका नाम दिया जाता है। इसे सुन लीजिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहा जाता है। समुच्च का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिया जाता है। और जिन वस्तुओं को आप संग्रह करते हैं, इसमें लिखा गया है, यदि यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किया जाता है, और संग्रहित वस्तुओं को समुच्च का सदस्य कहा जाता है। यानी हम लोग वेल डिफाइंड जो संग्रह कर रहे हैं, जिसका संग्रह करते हैं, जिन चीज़ों का संग्रह करते हैं उसको उस समुच्च का सदस्य कहा जाता है। आगे देखिए, अगर कोई भी चीज़ उसका सदस्य है तो उसको लिखा जाता है एप्सिलॉन के अंदर, यानी इस तरह से लिखते हैं उसको एप्सिलॉन। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको कि यदि सदस्य अवयव ए, स्मॉल ए है, ए समुच्च कैपिटल ए का अवयव है, तो इसे ए, यहाँ पर ए सदस्य है, इसको बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा जाता है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी इसको पढ़ा जाता है स्मॉल ए, छोटा ए बड़ा ए का सदस्य। स्मॉल ए सदस्य है बड़ा ए का, इससे जो है दर्शाया जाता है। और अगर नहीं है तो इसी चीज़ को हम लोग काट देंगे। आपको यहाँ से जो दिख रहा है इसे हूबहू लिख लेना। हालांकि उतना अच्छा तो नोट्स नहीं बना पाया है लड़का, लेकिन हम इसी को जो है आपको बता रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। यथासंभव क्लास में हम आपको इसकी जो है जहाँ सुधार करने की ज़रूरत होगा उसके सुधार कर देंगे। हाँ, एक बात और कहेंगे, जैसे इनके बीच में थोड़ा सा गैप ले लीजिएगा। जैसे कि आपका समुच्च का निरूपण है, उससे समुच्च की परिभाषा के बाद समुच्च को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं वहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसमें 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें छूट गया है इनका, वो हम आपको क्लास में करा दें। ठीक है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहेंगे। जिन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उस समुच्च का सदस्य कहा जाता है। सदस्य को एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है, कि अगर हमको बताना है कि ये जो है उस समुच्च का सदस्य है तो एप्सिलॉन दे के बताएंगे। जैसे कि ए अगर हमारा कोई समुच्च है और उसमें एक सदस्य है डी, तो हम बोलेंगे डी जो है सदस्य है, डी बिलोंग्स टू ए बोलेंगे।
और इसको कहा जाता है ए या स्मॉल डी जो है सदस्य है आपका कैपिटल ए का। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है हम लोग समुच्च को लिखते कैसे हैं, समुच्च को लिखते कहते हैं। तो समुच्च को जो है दो तरीके से लिखा जाता है। एक लिखना मतलब यहाँ पर उसको निरूपण भी बोल सकते हैं, लिखना को निरूपण भी कहा जाता है। तो हम लोग समुच्च को लिखते कहते हैं। तो समुच्च को दो तरीके से लिखा जाता है। एक को कहा जाता है रोस्टर विधि, देखिए यहाँ लिखा है रोस्टर विधि या फिर सारणी विधि, इसी को कहा जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है आपको समुच्च निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, समुच्च के जितने भी अवयव होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और एक दूसरे को कॉमा दे करके अलग कर देते हैं। यही यहाँ लिखा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। अपना नोट्स बनाइएगा तो ध्यान से, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं, हम इसको सुधार नहीं कर पाए हैं, उतना समय नहीं मेरे पास। तो समुच्च को जो है ये अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको क्या करते हैं, सभी सदस्यों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और एक दूसरे को कॉमा दे करके अलग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कोई भी सदस्य दो बार नहीं लिखा जाएगा, यानी रिपीटेबल नहीं होता है। एक बार लिख देंगे तो दो बार उसको समुच्च में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कहा है अंग्रेजी वर्णमालों का स्वराक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वराक्षरों का सदस्य स्वराक्षरों का समुच्च। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसमें मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए स्वराक्षर ए ई आई ओ यू होता है, तो इसमें हम लोग जो है मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे और एक दूसरे को कॉमा दे करके अलग करेंगे। तो इस तरह से लिखने को कहा जाता है आपका समुच्च निर्माण, जो है रोस्टर विधि। आगे देखिए इसमें एक और एग्जाम्पल है। इसमें कहा है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है आपका सेट है, इसमें होल नंबर लिखा है, कह रहा है कि ये जो है पूर्ण संख्याओं का बी यहाँ पर दिया हुआ है, बी पूर्ण संख्याओं का एक ऐसा समुच्च है, पूर्ण संख्याओं 10 से छोटे पूर्ण संख्याओं का समुच्च है। तो इसको आपको लिख लेना है 0 से 9 तक के, ये मिडिल ब्रैकेट लगाना है दोनों तरफ और कॉमा दे करके अलग करना है। तो इस तरह से लिखने को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर में, रोस्टर फॉर्म या फिर सेट, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म आता है आपका, देखिए आगे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है समुच्च के जितने भी अवयव होते हैं उनको एक संकेत से दिखाते हैं। कोई भी संकेत ले सकते हैं, जैसे आप एक्स ले लीजिएगा, वाई ले लीजिएगा। इसके बाद सेमी कॉलन दिया जाता है, यहाँ लिखा होगा आपको, इसमें जरूर मिलेगा, सेमी कॉलन दिया जाता है। और सेमी कॉलन के बाद जो अवयव है उनका तो कुछ ना कुछ गुण होगा। एक गुण है तो एक गुण लिखें, अगर एक से ज़्यादा गुण है मतलब गुण या गुणों को लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है कि सेट ए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वराक्षरों का समुच्च है, इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन इसको जब हम इसमें लिखेंगे इसको जो है यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा मेरा जो है इन्वर्टर दिक्कत कर रहा है। ये जो है लिखा गया है ए बराबर ये सब लिखा गया है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसको अगर आप चाहते हो, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है अलग, यहाँ दिख रहा है अलग, सॉरी भाई लोग, रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड से ये ऊपर नहीं आ पा रहा है, ऊपर लेके आते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ जो है इसकी वजह से ये ऊपर नहीं आ रहा था। हाँ, तो सेट बिल्डर मेथड यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है। सेट बिल्डर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, समुच्च के जितने भी अवयव होते हैं उनको एक संकेत से दिखाएंगे और वो जो संकेत है इसके बाद एक सेमी कॉलन दिया जाता है। सेमी कॉलन के बाद जो है आपको उनके जो समुच्च के अवयव के जो गुण है या एक से ज़्यादा गुण है उसको लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका ए, आपका एक सेट है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर हमको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उन्होंने अपना शॉर्ट में लिखा था SBM, उसने अपना हिसाब से लिखा था, उस विद्यार्थी ने अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर भी लिखना है इसको, तो हम देखिए ये जितने भी अवयव है इनके बदले जो है एक हम लोग संकेत का इस्तेमाल करेंगे।
जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो जितने भी अवयव है इन सभी के बदले हमने एक संकेत का इस्तेमाल किया x, सेमीकोलन दिया और इनका जो गुण है, इन अवयवों का जो गुण है उसको लिख दिया। ये अवयव का क्या गुण है, तो ये जो है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वराक्षर हैं, ऐसे लिख दिया। एक और उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ओवरलैप की वजह से, शायद स्कैन वगैरह होने की वजह से ये जो है ओवरलैप हो गया है किसी कारण से, तो वो हम देख लेंगे, आगे जाके ऐसा नहीं होगा। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको इन सभी के बदले एक संकेत का इस्तेमाल करेंगे x, सेमीकोलन देंगे। अच्छा, सेमीकोलन जो है इसको पढ़ा जाता है इंग्लिश में सच दैट, और हिंदी में पढ़ा जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से कि, इस प्रकार से कि पढ़ा जाता है। ये इसको सेमीकोलन को सच दैट इंग्लिश में, या फिर इस प्रकार से कि। जैसे कि ये क्या है, तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर है, या ऑड है या इवन है, इवन नेचुरल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो सम प्राकृत 10 से छोटा, 10 से छोटा, या फिर लिखेंगे आप ऐसे x, इस प्रकार से x कॉमा देंगे 10 से छोटा क्या है, सम प्राकृत संख्या, या 10 से छोटा, या ऐसा कर दीजिए 10 मत बोलिए क्योंकि 10 तो इसमें है ही, बोल देंगे 12 से छोटा, 12 से छोटा सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या। तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं, इनके गुण या गुणों को। देखिए यहाँ पर भी आपका एक समुच्चय दिया है जो कि आपको रास्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इन सभी अवयवों के बदले हमें एक जो है, हमें एक संकेत का इस्तेमाल कर रहे हैं x, आप y का कर सकते हैं, z का, जो चाहे आप कर सकते हैं, और इनका जो गुण है उसको लिखेंगे। जैसे कि x क्या है, तो ये क्या है हमारा, तो x जो है 12 से छोटा एक समप्राकृत संख्या है। तो इस तरह से लिखने को कहा जाता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। इस तरह से लिखने को सेट बिल्डर मेथड कहा जाता है। तो पहला जो एक्सरसाइज है आपको यही चीज़ पढ़ना है पहले एक्सरसाइज में, और इसके आगे जो है आपका अगला एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। तो कोई भी एक्सरसाइज आपको पढ़ने से पहले, ये आधा घंटा का है जो है आपका ये हो गया है, और मेरा इसका बैटरी भी जो है डाउनलोड कम बता रहा है लैपटॉप का बैटरी, चार्ज में पहले इसको लगा देते हैं, फिर आपसे जो है हम आगे आधा घंटा बात करेंगे, किताब से जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए, किताब हम आपको लेके आ रहे हैं। देखिए किताब जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा ऐसा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, स्कैन किया हुआ है, हालांकि हम तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन स्कैन करके ही आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, या टाइप करके भी आप वगैरह PDF वगैरह बना के पढ़ा सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 है आपके पास, 11th के मैथ का जो एक्सरसाइज है आपको उसका प्रश्नावली 1.1 इसमें पूछ रहा है आपको। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए हमने आपको बताया अभी ही इसी क्लास में बताया कि समुच्चय क्या होता है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अच्छा, सुपरिभाषित वस्तु क्या होता है, तो वैसे वस्तु या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, तो सुपरिभाषित संग्रह जिसमें व्यक्ति विशेष के विचारों में कोई भिन्नता नहीं आएगी उसको हम लोग सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। तो आते हैं, पहला अक्षर देखिए दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए जे अक्षर से क्या होगा, जनवरी, जून और जुलाई। अगर आपने इन सब का संग्रह किया, यानी कहीं पर लिखा, मैथमेटिक्स में संग्रह करने का मतलब लिखना होता है जनवरी, जून और फिर जुलाई, है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं जनवरी, जून और जुलाई। तो आप आगे पीछे कोई और लिख सकता है,
लेकिन इसमें क्या होगा कि आपने जो संग्रह किया पूरी दुनिया उसी संग्रह को करेगा, अन्य किसी व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता नहीं आएगी। तो ये जो है हमारा एक सुपरिभाषित संग्रह है, और अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो ये एक समुच्चय है। प्रश्न पूछा है कि कौन समुच्चय है, तो बिल्कुल ये आपका 1 नंबर जो है समुच्चय है। 2 नंबर पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है भाई, प्रतिभाशाली मतलब इंटेलिजेंट। आपके विचार से भारत के 10 ऐसे लेखक लिखना है जो इंटेलिजेंट है। क्या यह सुपरिभाषित होता है? ध्यान दीजिए, आपके विचार में हो सकता है कि फलना लेखक जो है मान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जो है बहुत प्रतिभाशाली थे, अभी है की बात कर रहा है लेकिन हम थे की भी बात कर लेते हैं। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है किसी को फणीश्वरी नाथ रेणु अच्छा लगे, हो सकता है कि अभी कुमार विश्वास किसी को अच्छा लगेगा, या हो सकता है कि जो चेतन भगत जो लिख रहे हैं और जो चेतन भगत है वो एक अच्छे लेखक है, हो सकता है। यानी व्यक्ति विशेष के विचारों में इसमें भिन्नता आ सकती है, इसलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो ये हमारा एक समुच्चय नहीं होगा। आगे आते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आपसे कहा जाएगा भैया 11 जो है खिलाड़ी है उसको विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का नाम बता दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ है। आप इसमें व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता आ जाएगी। तो वैसे चीज़ें या संग्रह जिसमें व्यक्ति विशेष के विचारों में भिन्नता आती है वो सुपरिभाषित नहीं होते, और सुपरिभाषित नहीं होते हैं तो वैसे संग्रह से समुच्चय नहीं बनते, मतलब इससे आप समुच्चय नहीं बना सकते। ठीक है, आगे आइए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अरे आपके कक्षा में जितने भी लड़के हैं ना उनका संग्रह करिए। क्या आप अलग करोगे और आपके साथी अलग करेगा? नहीं, संग्रह सेम होगा, आगे पीछे नाम हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता समुच्चय में। तो ये जो है आपका एक समुच्चय है, ये समुच्चय है। औचित्य भी बता दे रहे हैं, कारण भी बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए भैया 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह करना है, यानी कहीं लिखना है, तो आप जो लिखोगे सब कोई वही लिखेगा, इसके इसी व्यक्ति विशेष के विचारों में कोई भिन्नता नहीं आएगी, इसलिए यह आपका एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी प्रेमचंद्र जो है उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह। यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है कि आपको अच्छा लगेगा या उसको अच्छा लगेगा, तो उसने जो लिखा है अच्छा है या बुरा है उनका संग्रह करना है। तो ये क्या होते हैं? ये एक सुपरिभाषित संग्रह होते हैं, तो यह आपका एक समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। संपूर्णांक जितने हैं संग्रह कर दीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8 ... आप जो करोगे सभी वही करेगा, ... सभी जाएगा तो आप भी जाओगे। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं उनका संग्रह करना है, तो बिल्कुल ये भी संग्रह, ये संग्रहित किया हुआ ही प्रश्न है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह बता दीजिए भैया, कौन है सबसे खतरनाक? आप अगर कुछ बताते हो तो हो सकता है आपका साथी जो है कुछ और बता दे, हो सकता है आपके साथी और कुछ बता दे, हो सकता है कि कोई जो है ककरोच को भी बता दे, आप समझ रहे हो, तो ककरोच को भी कोई खतरनाक बता सकते हैं। तो ये जो है सुपरिभाषित नहीं है, इससे हम लोग जो है समुच्चय नहीं बना सकते। आगे आते हैं, अभी हमने आपको जो है यहाँ पर बताया था, ध्यान दीजिए, थोड़ा जो है मेरा टच काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आइए देखते हैं अगला जो सवाल है 2 नंबर अभी हमने आपको बताया, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हो सकता है एक्सप्लेन करने में वहाँ दिक्कत हो तो उतना डिटेल नहीं गए हैं। एक सेट है, जैसे इसमें एक सेट है आपका ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर समुच्चय ए का ये सभी जो है सदस्य कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो अगर अवयव है तो हमने बताया था कि इसको बिलोंग्स से दिखाते हैं। जैसे एक जो है ए का सदस्य है तो हम लोग लिखेंगे ए, या अभी एक समुच्चय ए का अवयव है, इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू ए या 1 इज मेंबर ऑफ ए, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो आप देखिए इसमें जो है आपको भरने के लिए कहा है कि ये जो चिन्ह है प्रतीक चिन्ह एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नहीं, मतलब सदस्य है या सदस्य नहीं है उसको भरना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 5 जो है ए का सदस्य है तो हम ये भरेंगे,
यहाँ पर देखिए 8 ए का सदस्य है तो नहीं है तो नहीं भर देंगे, 0 ए का सदस्य है नहीं है तो नहीं भरेंगे, सदस्य नहीं है। 4 देखो 4 ए का सदस्य है तो है भर देंगे, 2 नहीं है 2 है तो 2 भरेंगे। यहाँ कह रहे 10 ए का सदस्य है नहीं है तो नहीं भरेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। एक्चुअली आपको यहाँ पर समुच्च निर्माण विधि में लिख के दिया है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है। इसमें कह रहा है कि ए आपका एक समुच्च है जिसका सदस्य x है। इस प्रकार से x एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। पूर्णांक संख्या -3 से बड़ा और 7 से छोटा। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, यहाँ पर -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो पूर्णांक संख्या ये सब होता है, याद करिएगा, नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। -3 से बड़ा कर रहा है कि x का मान जो है -3 से बड़ा होगा, तो -3 से बड़ा यहाँ -3 है और 7 से छोटा होगा। तो इनके बीच में जो भी है उसको आपको लिख देना है इस तरह से। तो लिखोगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ जगह नहीं हो रहा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसको लिख लोगे कैसे, ऐसे, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आपको रोस्टर रूप में लिख के दिया था। आप अगर इस तरह से लिखते हो उसको तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर, सॉरी यहाँ पर आपको समुच्च निर्माण विधि में लिखा है, आपको इस तरह से लिखने कह रहा है, इसको हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। आगे देखिए 2 नंबर कह रहा है जो है आपका क्या हो गया, हो मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। तो मेरा जो है हमने चार्ज तो लगाया लैपटॉप का, लेकिन स्विच ऑन करना भूल गया और लैपटॉप मेरा जो है स्विच ऑफ हो गया। तो आज जो है हम यहीं तक आपका इस वीडियो को रखेंगे, और हो सकता है तो 1-2 दिन में अगला वीडियो बनाकर अपलोड, हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप सभी ज़रूर देखिए इस वीडियो को, अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।